ओ ओ ओ ओ भाई चीप एयरलाइन के साथ सफ़र करना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 22 ओमानी रियाल। हेलो वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम इस्तांबुल एयरपोर्ट से। हमारी फ़्लाइट जो है 10 बजे की थी, उसके लिए जो है इस्तांबुल से जो एयरपोर्ट आने के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर्स लगता है। 6 बजे की जो बस थी उसका लेने का प्लान करा था, मगर उससे पहले साढ़े पता 5 बजे मैं उठ गया था। अभी यहाँ पर मॉर्निंग की जो सुबह के 5 बजे, क्योंकि अभी नाश्ते वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। क्योंकि चाय पीने से एटलीस्ट बाहर इतनी सर्दी है कि आपको जो है थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। चाय वगैरह पीने के बाद जो है अपने बर्तन वगैरह खुद ही वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि हॉस्टल का यही कल्चर होता है कि आप जो कुछ इस्तेमाल करें उसको वॉश करके वापस डायरेक्ट जो है आप प्लेटों की जगह पर ना रखें। आप जो है थोड़ी देर यहाँ पर रखते हैं, ये ड्रेन हो जाता है, सूख जाता है, तो उसके बाद जो है इनका स्टाफ आगे खुद ही जो है यहाँ पर सेट कर देता है। तो तुर्की में निकलने से पहले मैंने यहाँ से जो है एक कोफ्ता पैकेट ले लिया था और जो है दूसरा सॉसेस का पैकेट लिया था, वो मैं अपने साथ जो है वो हंगरी लेके जाऊँगा। 6 बजे की अभी बस हम लोग पहुँच गए हैं बस टर्मिनल, जिसको कहते हैं यहाँ पर ऑटो घर। अगर आपको किसी से पूछना है बस का तो ऑटो घर आप कहें। हाउ मच 140 वन हाउ मच ठीक है। हाँ टिकट 140 अच्छा। तुर्की में जो है पैसों के मामले में थोड़े से मोहतात रहें कि अभी देखें क्या हुआ कि 136 लीरा का जो है वो वन साइड का टिकट था। उसको मैंने जब पैसे दिए उसने मुझे रिटर्न जो है वो 140 लीरा काटे। तो मैंने उससे पूछा 1 लीरा जो है वो ड्राइवर का है, तो मैंने चलो 1 लीरा आप ड्राइवर का जो है एक्स्ट्रा ले रहे हो तो उसके बाद 3 लीरा तो वापस करो। खैर जब मैंने उसको बोला तो उसने 4 लीरा मुझे पूरे रिटर्न कर दिए, और फिर जब मैंने खुद ही फिर उसको 1 लीरा रिटर्न दे दिया। नॉर्मली जो है 1 लीरा भी इसकी कॉस्ट नहीं होती है एक्स्ट्रा, जितना का टिकट होता है उतना ही होता है, मगर यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मामला ऐसी हैं, तो इसलिए थोड़े से आप जो है ना मोहतात रहें पैसों के मामले में। अच्छा, बस स्टॉप यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें आप जहन में रखें कि इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट हैं, दोनों बसें जो है साथ साथ खड़ी होती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप गलत बस में बैठ जाएँ। मेक श्योर कर लें कि सबिया एयरपोर्ट जाना है या आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट जाना है। सबिया एयरपोर्ट के लिए जब बस चलती थी टैक्सम स्क्वायर से, वो रुकती नहीं थी, डायरेक्ट जाती थी। इस्तांबुल एयरपोर्ट आते हैं तो वो जगह जगह 2 से 3 जो इनके स्टॉप हैं, वहाँ से जो है वो पैसेंजर वगैरह को दोबारा लेती है। तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर फिर भी सुबह का टाइम था, पूरे जो है 1 आवर से ज़्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट लगा। अगर आप डे में आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो है 1 आवर 30 मिनट 1 आवर 15 मिनट रख लें, क्योंकि बाद टाइम जो है ना रश वगैरह ज़्यादा होता है। एनीवे अभी हम लोग पहुँच गए इस्तांबुल एयरपोर्ट, और यहाँ एयरपोर्ट जो है ना काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, क्योंकि ये नया एयरपोर्ट है और वन ऑफ द मोस्ट जो है अट्रैक्टिव एयरपोर्टों में भी होता है, और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट भी है। सामने जो है वो चेक इन है, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अभी हम लोग इंटर हो गए हैं। भाई इंटर होने के बाद ही ये एयरपोर्ट तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ओवरऑल बाहर से तो खूबसूरत था ही, अंदर से जो है और ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर जो है 1 आवर्स के लिए आपको जो है वाईफाई फ्री है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिंपल है, आप जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, अगर आपको करना है पासपोर्ट स्कैन कर। आने के बाद जो है ना एक ट्रेजेडी ये हो गई कि वो मैंने जो पैकेज लिया था उसके अंदर जो है विस एयर का एक सबसे बड़ा लोचा जो है ना प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उनके सामान का पैकेज काफ़ी कॉस्टली है। पैकेज के साथ लेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा आती है, और अगर विदाउट पैकेज लेते हैं, मतलब विदाउट बैग लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है। तो खैर मैंने भी बगैर बैग के ले लिया था, और जो है मेरे पास ये वाला एक बैग था। एट द एंड जो उन्होंने काउंटर के ऊपर गया, और काउंटर के ऊपर जो है उन्होंने पहले पूछा कोई सामान है, मतलब चेकिंग बैग नहीं है, तो उसने मुझे बोर्डिंग पास बना के दे दिया। जब मैं जाने लगा अपना, मुझे वापस बुलाया, उसने बोला ये आपके पैकेज के अंदर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनके डिस्प्ले लगे हुए होते हैं कि इस साइज़ के अंदर जो फिट होगा वो होगा। आई विल कीप सम ऑफ द लीव दिस बैग फ्रॉम हियर, नो प्रॉब्लम। Just fix this one and come here. ओके। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरे पास अपना एक बैग था, मैंने कहा मैं इसमें डाल दूंगा, ये छोड़ दूंगा। 3-4 शर्टें पहन ली, जैकेटें वगैरह मोटी निकाल ली, कुछ एक्स्ट्रा सामान था वो हटा के फिर जो है अपने बैग के अंदर डाल के दोबारा मैंने बोर्डिंग पास वगैरह तो ले लिया। जाहिर बात है हमने थोड़ी ट्रिक लड़ाई, उसके बाद जो है मैंने दोबारा सारा सामान जो है मैंने दोबारा इस बैग के अंदर डाल के पहुँच गया। फाइनली जब मैं जो है जहाज़ के ऊपर दोबारा जाऊँगा तो वही अगर स्टाफ मिल गई ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि यार ऐसा ना हो कि वो रोक ले सामान वगैरह। फ्रंट डेस्क के ऊपर देखा तो वही जिसने मुझसे जो है सामान लिया था, बोर्डिंग पास बनाया था, वही खड़ी हुई। अब देखते हैं क्या बनता है। थोड़ी सी टेंशन होती है, अगर उसने नहीं जाने दिया ना तो फिर खौरी हो जाएगी। या तो बैग ये यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, या जो है मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या बनता है। भाई चीप एयरलाइन के साथ सफ़र करना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लास्ट टाइम जब मैं वीनस से जो है वर्सा गया था, पोलैंड गया था, तो उधर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेम बैग मैंने यूज़ करा था, सेम पैकेज था। और डिपेंड करता है कि कौन बैठा हुआ उस वक्त। सिर्फ इसी टेंशन की वजह से जो है मेरी सारी फ्लाइट का मज़ा किरकिरा हो गया। मैंने सोचा था एयरपोर्ट के ऊपर कुछ अभी सही टाइम पे हालांकि पहुंच गया था, कुछ खा पी लेंगे, मगर जो है वो इतना टाइम ही नहीं मिला कुछ खाने पीने का, ना
थकान इतनी हो गई थी सामान एक से दो दफ़ा इधर से उधर करने में। ये थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस दोबारा हो गया, हालांकि नेक्स्ट टाइम से मैं सामान थोड़ा कम लेके आया था। कुछ जो है अननेसेसरी चीज़ें रख ली थी, अननेसेसरी तो नहीं थी, ज़रूरत की थी। मैंने प्लान नहीं करा था कि ये हो जाएगा। कल तुर्की से जो है कुछ खाने पीने का सामान ले लिया था। मैंने कहा पहला दिन होगा बुदापेस्ट में, रेस्टोरेंट वगैरह का इशू बनता है थोड़ी सी चीज़ों का, तो मैंने रेडीमेड आइटम ले लिए थे। अभी यहाँ तक तो निकल गई है। अब अगर प्लेन में जाने दिया तो ठीक, अगर नहीं जाने दिया तो फिर ये सारा सामान यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्यू में तो लग गए हैं और क्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। दिल के अंदर घबराहट अजीब सी हो रही है और सेकंड काउंटर के ऊपर जो है वही स्टॉक नज़र आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे साइड के ऊपर चले जाऊँ। खैर अभी इसको थोड़ा सा डॉज देके, डॉज क्या देना, मैं दूसरी क्यू के अंदर आ गया, दूसरी लाइन में आ गया, सेकंड साइड पे आ गया हूँ। यहाँ से कोशिश करते हैं बस अल्लाह करे निकल जाए। थैंक यू, शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया आराम से। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि यार इतनी थोड़ी सी बात थी और जो है टेंशन इतनी हो जाती है कि यार सामान फंस ना जाए, सामान कैसे लेके जाएंगे। अच्छा ये देखो भाई, इनके बैग के ऊपर जो है ना वो टैग लगा हुआ है और ये मेरा बैग है, इसके ऊपर बिल्कुल कोई भी टैग नहीं लगा हुआ। तो खैर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आई होप कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे वाला जो एस्केलेटर चल रहा है और आगे वाला स्टॉप हो गया, तो सारे लोग जो है ना एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ओ भाई बच्चों सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। भाई देखो कितना प्रेशर होता है, एकदम बिल्कुल घबराहट हो गई कि पीछे से जो है स्पीड में लोग आ रहे थे और रश भी इतना है, जहाज़ के अंदर फुल लोड है। नहीं आगे क्या हो गया जो इसकी वजह से जब पूरी लाइन स्टक हो गई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए ऐसे खड़े हुए। गुड मॉर्निंग। My name is Tatiana. You can like to ask you to make sure that your seatbelts are fastened. Our flight to Budapest will take 1 hour and 35 minutes. Thank you for joining us today. Now sit back, relax, and enjoy the flight. साथ जो है भाई टाइम हो गया है खाने पीने का, मगर सामने से खाना आ रहा है, वो हमारे लिए नहीं है, जो पे करेगा उसको खाना मिलेगा। 1 आवर कैसे गुजर गया पता नहीं चलता। अभी जो है वो नॉर्मली जो है इस तरीके के जहाज़ों का भी अलग ही मज़ा है कि आप जो है एरोप्लेन से उतरते हो रनवे वगैरह के ऊपर, उसका जो है एक अलग मज़ा आता है टर्मिनल के ऊपर, और वहाँ से जो है इमिग्रेशन का प्रोसेस है, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भाई अभी हम लोग पहुँच गए हैं बुदापेस्ट और यहाँ पर फाक जब हम लोग पहुँचे तो कोई भी जो है लाइन नहीं थी और फर्स्ट फ्लाइट हमारी आई हुई थी, तो इस वजह से जो बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा था। बहुत इजीली स्मूथली जो है हमारा सारा प्रोसेस हो गया। इमिग्रेशन का क्या प्रोसीजर हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंसर्न भी होता है कि भाई अगर हम लोग यहाँ बुदापेस्ट आएंगे या किसी भी शेंगेन कंट्री में जाते हैं तो हमें किस तरीके से जो है वो इमिग्रेशन पे कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं करते। कभी कभार होता भी है और किस तरीके से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, फ्लाइट कितने की मिली है, मैं थोड़ा एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ तो आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ। भाई वेलकम टू बुदापेस्ट यानी हंगरी। अच्छा साथ ही साथ जो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज का भी लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्योंकि यहाँ पर जो है बुदापेस्ट में हंगरी की करेंसी चलती है अपनी, और जो है यूरो नहीं चलता। 1 यूरो 350 हंगरी 330 मेंशन 350 हाँ कमीशन ऑल्सो 1 यूरो 350 लिखा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा था उसने कहा नो 330 है 1 यूरो का। तो बेहतर ये है कि हम जो है वो अपना कार्ड यूज़ करेंगे और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है हम लोग सिटी सेंटर तक चलते हैं। उसके बाद जो है सिटी से जो है हम लोग एक्सचेंज करवा लेंगे अपनी करेंसी वगैरह। सिटी सेंटर जाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम एयरपोर्ट से जब जैसे ही बाहर आएंगे, ये टैक्सी का बोर्ड है, इसके जस्ट साथ जो है मशीन्स लगी हुई हैं। 100E जो है बस जाती है, उसका जो आप टिकट ले सकते हैं। अच्छा उसका टिकट लेने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा टिकट लेने का सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है आप अपने हिसाब से जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है वो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं कि आप डेली पास भी ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन भी है। तो अभी हम जो है सिंपल 1 वे ले रहे हैं सिटी सेंटर जाने के लिए। तो इसके लिए हमने क्लिक कर दिया है एयरपोर्ट टू सिटी सेंटर की लिंक को, और इसकी कॉस्ट जो है 2200 हंगरी करेंसी की है। इसके बाद जो है सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर लें। हमारी सेफ्टी के लिए बेस्ट है कि उसकी रिसिप्ट भी ले लें। देन इसके बाद जो है आप अपना बैंक कार्ड जो है वो इंसर्ट कर दें, उसका पिन कोड वगैरह डाल दें। इन द लास्ट जो है ये आपको एक छोटी सी जो है वो रिसिप्ट और प्लस जो है इसका टिकट आएगा। इनिशियली जब ये आई तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये टिकट है क्या है, तो बहरहाल इसी तरीके से छोटा सा एक टिकट होता है। ये सारा टर्मिनल है, यहाँ से आप जब टिकट लेकर आएंगे 100E बस नंबर है, 10 to 15 मिनट्स के बाद आती है। उसके थ्रू जो आप सिटी सेंटर तक जा सकते हैं। हेलो थैंक यू।
अगर आप हंगरी की इमिग्रेशन पे पहुंचेंगे वीज़ा लेने के बाद हंगरी का, तो उसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना तो उसने होटल बुकिंग पूछी, ना रिटर्न टिकट पूछा, ना इंश्योरेंस पूछा। इंडेक्स फिंगर है वो मशीन के ऊपर टैप करें, वो मशीन के ऊपर टैप करा, मैंने पासपोर्ट दिया, उसके बाद जो है सारी इन्फॉर्मेशन आई गई होगी, बस उसने जो है वो देखी और स्टैम्प लगाया और कहा थैंक यू। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है इमिग्रेशन का, कोई टेंशन नहीं है। अगर वीज़ा लेके आप यहाँ पर आते हैं तो, क्योंकि बाद टाइम ये टेंशन होती है कि कुछ पूछेंगे क्वेश्चन आंसर, कुछ भी नहीं पूछा, तो बहुत इजी प्रोसीजर है। तो अभी हम लोग पहुँच गए स्टॉप पर, जस्ट जो है 30 to 40 मिनट की जो है एयरपोर्ट से यहाँ तक की इसकी जर्नी है बस स्टॉप का। 6 to 7 मिनट की वॉक है। उसके बाद जो हमारा हॉस्टल है बहुत खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इन बिटवीन रास्ते भी हमने जब देखे थे बस में से काफ़ी अच्छे बने हुए थे। सेकेंडली हम बात करते हैं कि टिकट की, कि बोटा पास का मुझे टिकट कितने का पड़ा था। अच्छा, अगर मैं बोटा पास अपने ओमान से आता था, ओमान से बोटा पास आ रहा था, हंगरी आ रहा था, तो उसकी कॉस्ट मुझे आ रही थी ऑलमोस्ट तकरीबन 80 ओमानी रियाल आ रही थी। मगर मैं अभी आया हूँ तुर्की से, और तुर्की से जो है इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 22 ओमानी रियाल, और जो इक्विवेलेंट बनते हैं तकरीबन 55 यूरो के। यूरोप की किसी भी कंट्री में आने वाले हैं तो आप एक ऑप्शन आने से पहले ये भी चेक कर लें आप अपनी कंट्री से अगर टिकट ले रहे हैं तो कितने का पड़ रहा है और तुर्की से आपको कितने का पड़ रहा है, क्योंकि आपको तुर्की से टिकट बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। उतने ही पैसों के अंदर आप जो है तुर्की भी घूम लेंगे। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो इसके साथ ही अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल के नियर बाय। हाँ भाई, एक नई कंट्री ढूंढी है जो यूरोप के अंदर है और जिसकी करेंसी यहाँ की जो है वीक करेंसी है, हमारी कंट्री की जो है करेंसी स्ट्रॉन्ग है।